नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली दंगों पर लगातार आयोग बने और वो अपनी रिपोर्ट पेश करते जा रहे हैं। अभी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने इस पे अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उसमें जिस तरीके के सवाल उठाए गए थे वो वाकई में सोचने पर मजबूर करते हैं। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानव अधिकार की गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसने अपनी जांच में बहुत ही अहम सवाल उठाए हैं और पुलिस की, खासकर जो पुलिस की भूमिका थी दिल्ली दंगों में, वो सवाल वाकई में आपको चौंका देंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार की जो संस्था है, उसने जो रिपोर्ट पेश करी है, मैं वो आपको पढ़ के सुना दूँ। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस पर दंगे ना रोकने, उसमें शामिल होने, फ़ोन पर मदद मांगने पर मना करने, पीड़ित लोगों को अस्पताल तक पहुंचने से रोकने, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के साथ मारपीट करने जैसे संगीन आरोप है। दंगों के बाद 6 महीनों में दंगा पीड़ित और शांति प्रिय आंदोलनकारियों को डराने, धमकाने, जेल में मारपीट और उन्हीं के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट भी रेखांकित करती है कि दिल्ली पुलिस मानव अधिकार उल्लंघनों के आरोप के एक भी मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक अवनीश कुमार के मुताबिक सत्ता की तरफ से मिल रहे इस संरक्षण से तो यही संदेश जाता है कि कानून लागू करने वाले अधिकारी बिना जवाबदेही के मानव अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, यानी कि वो खुद अपना कानून चला सकते हैं। तो ये अविनाश कुमार जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है और बहुत ही वाजिब सवाल है। रिपोर्ट जारी करने से पहले एनजीओ ने दिल्ली पुलिस का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन एक हफ्ते तक कोई जवाब नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो टीम थी उन्होंने दिल्ली पुलिस का पक्ष जानने की कोशिश ना की हो, एक तरफा उन्होंने रिपोर्ट पेश की हो, लेकिन एक हफ्ते तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। मार्च में दिल्ली पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त आलोक कुमार, जो दिल्ली पुलिस के आयुक्त हैं, आलोक कुमार ने बीबीसी संवाददाता सलमान रावी से एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में दंगों के दौरान पुलिस के मूक दर्शक बने रहने के आरोप से इनकार किया था और कहा था कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ अगर कोई आरोप सामने आए तो उनकी जांच की जाएगी। इससे पहले दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने भी दिल्ली दंगों पर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जुलाई में जारी की थी। इसमें भी कई पीड़ितों ने पुलिस के एफआईआर दर्ज न करने, समझौता करने के लिए धमकाने, उन्हीं पर हिंसा का आरोप लगाकर दूसरे मामलों में अभियुक्त बनाने की शिकायतें की थी। तो इससे पहले जो अल्पसंख्यक आयोग ने रिपोर्ट, अपनी फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट जारी की थी, उसमें भी यही सवाल उठे थे कि किस तरीके से पुलिस ने जो विक्टिम थे, जो पीड़ित थे, उनकी जो शिकायत थी वो एफआईआर में तब्दील नहीं हो पाई, बल्कि उनके खिलाफ या तो समझौता करो या फिर आपको दंगों में फंसाकर जेल में डाल देंगे। तो ये सवाल पहले भी उठा था और अब फिर उठा है। और साथ ही दिल्ली पुलिस पर दंगे को मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की साजिश की जगह गलत तरीके से दो समुदाय के बीच का झगड़ा बनाकर पेश करने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने आयोग के किसी सवाल का भी जवाब नहीं दिया। तो इसमें ये एक बड़ी साजिश है कि जो मुस्लिम समुदाय को, जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्टर थे, जिस तरीके से उन पे टारगेट किया गया था, उसको बाद में दिल्ली पुलिस ने और मीडिया ने किस तरीके से दो समुदाय का दंगा बताकर इसको मैनेज करने की कोशिश की, ये रिपोर्ट कहती है। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से इसके खिलाफ कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई जवाबदेही नहीं बनी। तो ये सवाल उठते हैं। अब जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, उसमें 50 दंगा पीड़ित, चश्मदीद डॉक्टर, वकील, मानवाधिकार आंदोलनकारी, रिटायर हो चुके पुलिस अफसर से बातचीत और लोगों के बनाए गए वीडियो के अध्ययन पर आधारित है। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसमें 50 ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर, वकील, दंगा पीड़ित हैं और मानवाधिकार आंदोलनकारी हैं, और रिटायर पुलिस वाले जो हैं उनके बयान और तमाम जो वीडियो थी फैक्चुअल, उनके आधार पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है।
इसमें सबसे पहले 15 दिसंबर 2019 के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दिल्ली पुलिस के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मारपीट और यौन उत्पीड़न के आरोपों का जिक्र है। इस वारदात की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए जाने की जनहित याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध भी किया था। आपको याद होगा जब जेएनयू में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ था और वहाँ पर जब छात्रों को मारा गया था और जब वहाँ के छात्रों ने रिपोर्ट पे दायर करने के लिए कहा तो दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध किया था। इसके बाद 5 जनवरी 2020 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रोड के साथ तोड़फोड़ और करीब 2 दर्जन छात्रों और अध्यापकों के साथ जो मारपीट हुई है उसका भी ब्यौरा है। आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट थी जो जेएनयू की आयशी घोष, उनके साथ क्या हुआ था। इस मामले में जेएनयू के छात्रों और अध्यापकों की तरफ से 40 से ज़्यादा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद भी पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की थी। तो जो जेएनयू के अध्यापक थे, छात्र थे, जिस तरीके से वहाँ पे रात में घुस के मारा था हॉस्टल में, उसके बाद 40 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की थी। हालांकि जेएनयू छात्र संघ की आयशी घोष समेत मारपीट में चोटिल हुए कुछ सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर ली गई थी। बल्कि क्या हुआ था उस मामले में, उल्टा जो आयशी घोष थी और जो आंदोलनकारी थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी के महीने में हुई कई चुनावी रैलियों में बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषणों की भी जानकारी देती है। ये सबसे अहम है जो दिल्ली में जो चुनाव होने वाले थे, जब जिस तरीके से परमेश वर्मा, कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके की बयानबाजी की थी, वो भी इसमें जिक्र किया गया है। जबकि जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है दिल्ली दंगों में, वो अलग ही गुणगान कहती है। 26 फरवरी 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस को एक कॉन्शियस डिसीजन, सोचा समझा फैसला के तहत बीजेपी सांसद और नेताओं कपिल मिश्रा, परवेश ठाकुर, अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देती है। इसमें से एक के भी खिलाफ अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आपको याद होगा जो जज मुरलीधर थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि जो कपिल मिश्रा ने जो मौजपुर में बयान दिया था, उनके खिलाफ अब तक एफआईआर नहीं हुई है, इस पर क्या कहेगी दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब देने से पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया था। आप सबको याद होगा जज मुरलीधर। जुलाई में बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्या को दिए गए एक इंटरव्यू में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने माना था कि भड़काऊ भाषण गलत थे। हम उन सभी तरह के बयानों के खिलाफ है जो उकसाने वाले हैं, देश को बदनाम करने वाले हैं और सेक्युलर कैरेक्टर को डैमेज करने वाले हैं। हम उन सब के खिलाफ है जो किया गलत किया, मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ। इस तरीके के जहरीले बयानों को हमने किसी तरह जस्टिफाई नहीं किया और ना ही करना चाहिए। तो ये बीजेपी के अल्पसंख्यक आयोग के जो मिनिस्टर है उनका बयान है। उन्होंने कहा था जो भी परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर ने बयान दिए थे, जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिए थे, उनको उन्होंने कंडेम किया और वो कहते हैं कि हम इसको जस्टिफाई नहीं करते। लेकिन ना तो पार्टी की तरफ से और ना दिल्ली पुलिस की तरफ से और ना ही कोर्ट की तरफ से सू मोटो लेते हुए कोई उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। वो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं और अपनी मौज में हैं, जबकि जो दंगों के पीड़ित हैं वही जेलों में बंद है। उन्हीं के घरों का नुकसान हुआ, लेकिन वही अब जेलों में बंद है। दंगों के दौरान पुलिस की क्या भूमिका थी, इस पर जो एमएनएसटी का रिपोर्ट है वो सुनिए आप। एमएनएसटी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कई दंगा पीड़ितों ने अपने बयानों में ये दावा किया है कि जब उन्होंने दिल्ली पुलिस के आपात 100 नंबर पर फ़ोन किया तो या तो किसी ने उठाया नहीं या फिर पलटकर कहा आज़ादी चाहिए थी ना, अब ले लो आज़ादी। तो ये उस वक्त भी कई दफ़ा ये चीज़ सामने आई थी कि पुलिस ने जिस तरीके से कहा था कि आज़ादी बहुत, तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ना, ले लो आज़ादी। और जो फैज़ान का वीडियो है रोड पर, जब 4 लड़के, जो वो भी बहुत वायरल हुआ था, जिसमें 4 लड़के रोड पर पड़े हुए हैं और उनसे पुलिस वाले राष्ट्रगान गवा रहे हैं ज़बरदस्ती और कहते हैं तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ना। हम क्या चाहते आज़ादी का नारा सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों में इस्तेमाल हुआ करता था। आंदोलनकारियों के मुताबिक यहाँ भेदभाव और अत्याचार से आज़ादी की बात की जाती, जबकि आज़ादी का मतलब है जो भेदभाव होता है भारत में SC OBC माइनॉरिटी के साथ कानून के आधार पर या जात के आधार पर, उससे उस जातिवाद से, उस भेदभाव से आज़ादी का मतलब है इस नारे का। जबकि
पुलिस वालों ने अलग ही अपना कुछ इसको नैरेटिव बना दिया था। दिल्ली पुलिस रिपोर्ट में पुलिस के 5 जवानों को जूतों से मारने के वीडियो और उनमें एक की मां से बातचीत शामिल है, जो दावा करती है कि उनके बेटे को 36 घंटे जेल में रखा गया, जहां से छुड़ाए जाने के बाद उसकी मौत हो गई। मां के मुताबिक उन्हें बेटे की हिरासत का कोई दस्तावेज नहीं दिया गया और न ही कानून के मुताबिक बेटे को हिरासत में लिए जाने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। तो ये भी एक मामला था जिसमें एक नौजवान को उठा लिया गया, लेकिन ना तो उसके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जबकि कानून कहता है कि 24 घंटे के अंदर जो आरोपी है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। लेकिन ना तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, ना ही कोई दस्तावेज घर वालों को दिए गए, बल्कि 36 घंटे के बाद उनको जब छोड़ा गया, बाद में उनकी मौत हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो रवैया था, जो किरदार था दंगों में, वो किस तरीके का था। रिपोर्ट में दंगों के दौरान पुलिस के मूक दर्शक बने रहने और कुछ मामलों में पत्थरबाजी में शामिल होने और पीड़ितों को अस्पतालों तक पहुंचने से रोकने के मामले का भी ब्यौरा है। दंगों में मारे जाने वाले 53 लोगों में से ज़्यादातर मुसलमान हैं और हिंदू समुदाय के मुकाबले में उनके घर, दुकान और सामान को ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये सब ने देखा है कि किस तरीके से सिर्फ बिहार में, करावल नगर में, जौहरीपुर में और गोकलपुरी में किस तरीके से आगजनी हुई थी, घरों को जलाया गया था, लूटपाट हुई थी एक सुनियोजित तरीके से। उसमें जो हिंदू हैं उनकी इसके मुकाबले काफ़ी कम हुआ था, ये रिपोर्ट मानती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब उन्होंने एक स्कूल के हिंदू केयरटेकर से बात की तो उन्होंने पुलिस को बार बार फ़ोन करने पर भी मदद न मिलने की बात की पर साथ ही पुलिस के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाते हुए कहा कि उनके मदद के लिए ना आ पाने की वजह रास्ते रोक खड़े दंगाई थे। दंगों को हिंदू विरोधी बताने वाली गृह मंत्री शाह को सौंपी गई सेंटर फॉर जस्टिस नाम के एक ट्रस्ट की रिपोर्ट डेली राइट्स कॉन्स्पिरेंसी अनरिवील्ड में भी दिल्ली पुलिस वालों को लेकर यही उदारवादी रवैया दिखाई देता है। दंगों के बाद पुलिस की भूमिका, अब जो दंगे हुए थे उसके बाद क्या पुलिस की भूमिका थी, किस तरीके से पुलिस काम कर रही थी, उस पर भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। दंगों पर पहले आई रिपोर्ट से अलग एमनेस्टी इंटरनेशनल की तहकीकात दंगों के बाद हुई पुलिस की जांच पर भी नज़र डालती है। उस पर दंगों के बाद मुसलमानों को ज़्यादा तादाद में गिरफ्तार करने, उन पर कार्रवाई करने का आरोप है। यानी कि जो पीड़ित थे उन्हीं पर कार्रवाई ज़्यादा हुई और उन्हीं के लोगों को उठाया गया था। मानवाधिकार कार्यकर्ता खालिद सैफी की फरवरी में प्रदर्शन के लिए चलते हुए गिरफ्तारी का उल्लेख देकर ये दावा किया गया कि पुलिस हिरासत में उनके साथ जो सलूक हुआ उस वजह से वो मार्च में अपनी पेशी के लिए व्हील चेयर पर आए थे। आपने देखा होगा जो खालिद सैफी थे उनको किस तरीके से टॉर्चर किया गया था। उनकी जो डिटेन करने के बाद उनकी टांगें तक तोड़ दी गई थी और वो कोर्ट में व्हील चेयर पर गए थे। सैफी 6 महीने से जेल में है, अब हालांकि उनको ज़्यादा हो गया है, ये रिपोर्ट के तब का है। उन्हें यूपीए के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट में कई दंगा पीड़ितों के बयान हैं जिनमें पुलिस के हाथों प्रताड़ना और जबरन झूठे बयान दिलवाने, दबाव बनाने, कोरे कागज़ पर हस्ताक्षर करने के आरोप हैं। एक गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के वकील का बयान भी है जो अपने क्लाइंट से बातचीत करने से रोके जाने पुलिस के बुरे बर्ताव और लाठीचार्ज का आरोप लगाता है। 8 जुलाई के दिल्ली पुलिस के एक ऑर्डर जिसमें लिखा था कि दिल्ली दंगों में जुड़ी गिरफ्तारियों में खास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि इसमें हिंदू भावनाएं आहत ना हों, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को लताड़ा था। आपको याद होगा जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया था कि जो हिंदू युवाओं की गिरफ्तारी ना करे क्योंकि हिंदू की भावनाएं आहत हो रही हैं और एक रोष बनता जा रहा है जिससे माहौल ख़राब हो सकता है। ये दिल्ली पुलिस ने खुद कहा था और कोर्ट ने ऑर्डर तो रद्द नहीं किया था पर ताकीद की थी कि जांच एजेंसियों को ये ध्यान रखना होगा कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई हिदायतों से ऐसा कोई भेदभाव ना हो जो कानून के तहत गलत हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पिछले 6 महीने के इस ब्यूरो के साथ ये मांग की है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की जांच जवाबदेही तय हो और पुलिस विभाग को सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के वक्त काम करने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए। इस रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार है। पुलिस की ओर से बयान मिलने पर रिपोर्ट अपडेट की जाएगी। तो अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है कोई भी पक्ष नहीं आया है। ये रिपोर्ट जो दंगा पीड़ित थे, वकील थे, डॉक्टर थे, उनके आधार पर है
उनके जो बयान थे, उन्होंने जो देखा, जो चश्मदीद थे, वीडियोस थे, उनके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस आयोग को ना तो अपना कोई पक्ष रखा है और ना कोई अपना बयान जारी किया है आधिकारिक तौर पर। हालांकि हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में दंगा होने के बाद जो गिरफ्तारियां हुई है, जिस तरीके से भेदभावपूर्ण रहा है पूरा रवैया, हमने देखा जब कई वीडियोस में पुलिस वाले खुद जो मुस्लिम लड़के थे उनको मार रहे हैं। फैज़ान की वीडियो आपको याद होगी, जब उनको ज़बरदस्ती राष्ट्रगान गवाया जा रहा था। अभी तक उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ना तो कोई एफआईआर हुई है, ना कोई एक्शन लिया गया है। ऐसे कई मामले हैं जहां पर पुलिस एकदम शक के दायरे में है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से या होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, बल्कि जो मुस्लिम आंदोलनकारी थे उनको लगातार गिरफ्तार किया गया है। चाहे मिरान हैदर हो, चाहे आसिफ तन्हा इकबाल हो, शरजील इमाम हो। शरजील इमाम जो पहले 1 महीना पहले जेल में थे, जब दिल्ली दंगा हुआ था वो उस टाइम जेल में थे, उनको फिर यूएपीए लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली पुलिस ने। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, जिस तरीके से पुलिस का रवैया था, और अब ये रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जिस तरीके से अपनी रिपोर्ट जारी की है, वो कई सवाल खड़े करती है कि किस तरीके से पूरे दंगे का जो प्रकरण था, किस तरीके से सुनियोजित तरीके से मुसलमानों पर हमला किया गया, उनके घर जलाए गए, उनको लूटा गया, उनको मारा गया और बाद में उन्हीं को जेलों में डाला गया। तो ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने भेदभावपूर्ण कार्रवाई की और अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको नहीं निभाया। अगर जिम्मेदारी अपनी निभाई होती तो दिल्ली में इतना बड़ा दंगा कभी नहीं होता। जब कपिल मिश्रा नॉर्थ ईस्ट के डीजीपी के सामने बयान दे रहे थे, उस वक्त अगर कार्रवाई हो गई होती, या परवेश वर्मा, या जब अनुराग ठाकुर अपने चुनावी रैलियों में भाषण दे रहे थे उस टाइम कार्रवाई हो गई होती, तो ये दंगा ना होता। तो सवाल इससे पहले भी जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, फैक्ट फाइंडिंग, उसमें भी दिल्ली पुलिस पर अहम सवाल उठाए थे। और अब एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है मानव अधिकारों के लिए, उसने भी अपनी रिपोर्ट में कई वाजिब सवाल उठाए हैं, और सवाल ऐसे उठाए हैं कि जिससे पूरे लोकतंत्र पर एक चिन्ह लग जाता है कि किस तरीके से भारतीय लोकतंत्र काम करता है। तो ये दिल्ली एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट थी जो मैंने आपके सामने रखी। आप लोग क्या समझते हैं, इस पर अपनी राय जरूर दें। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।